of the Army and Air Force. और ऐसे हेलीकॉप्टर का ऐसे क्रैश होना ये अपने आप में ही बहुत अनोखी बात है। तो क्या ये हादसा है, एक्सीडेंट है, तब भी बहुत सीरियस समस्या है कि ऐसा आर्मी चीफ को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए, आर्मी जनरल्स को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए, वो अपने आप में बहुत सीरियस लैप्स की ओर इंगित करता है, या ये षड्यंत्र था, सैबोटाज था। इस सवाल पे चर्चा करने के लिए हमारे पास 2 विशेषज्ञ हैं। एक तो प्रोफेसर मोनू नरपत, सिक्योरिटी अफेयर्स के काफ़ी गहन अध्ययन है और लिखते भी हैं गार्डियन में, हर वीकली कॉलम इनका बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होता है और पढ़ाते भी हैं। इज ऑल्सो टीचर एट मणिपाल यूनिवर्सिटी। और साथ में द वन एंड ओनली सुरेश चवनके जी, सुदर्शन टीवी के फाउंडर, इतनी दमदार आवाज में अपनी बात रखने वालों में से हैं। इनके साथ के बहुत कम लोग हैं और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आज दबी आवाज में हम बात ना करें, खुल के बात कर सकते हैं कि आज सिर्फ हमारे मन में नहीं, जनता के मन में भी इस हादसे को लेकर, इस अनटाइमली डेथ को लेकर और जिस सर्कमस्टांसेस में हुई है, जो सवाल, जो डर उत्पन्न हुए हैं आम जनमानस में, उनके खुल के बात हो सके। और सुरेश जी, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा की तरह जो स्पष्ट बता सकते हैं और आपको काफी जानकारियां देश भर से ली जाती हैं। तो दो हमारे पास एक स्कॉलर है और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग माधव। सुरेश जी तो इनकी परिचय देने की जरूरत ही नहीं है, सबसे बड़ा परिचय है, कूट के राष्ट्रभक्त है। तो लेट्स स्टार्ट विद सुरेश जी। आपको क्या लगता है सुरेश जी कि ये हादसा है, षड्यंत्र है? जी, मैंने कल ही इस विषय पर स्टैंड लेके बिंदास बोल दिया और मैंने ये कहा कि ये एक्सीडेंट नहीं है। मैं खुद कई घंटों की फ्लाइंग कर चुका हूँ, सुदर्शन एविएशन भी है और मैं जो MI-17 है उसमें भी फ्लाई कर चुका हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि जो कारण दिए आ रहे हमारे साथ एक्सपर्ट हो तो बताएंगे, लेकिन सामान्यतः हेलीकॉप्टर को वेदर इस विषय से उतना ज्यादा डर नहीं होता जितना फिक्स विंग होता है। टेक्निकल भाषा में हेलीकॉप्टर रोटरी विंग कहते हैं और जो दूसरे एयरक्राफ्ट होते हैं उनको फिक्स विंग कहते हैं, क्योंकि इसको मुड़कर वापस आने का विकल्प भी उपलब्ध होता है युद्ध छोड़कर अन्य होता हूँ सारी स्थिति में। मैं सीधे मुद्दे पे आ रहा हूँ, बाकी सारी चर्चा तो सब लोग कर ही रहे हैं। जो लोग नामलेस से डरे हैं वो काम कर देता हूँ, क्योंकि डर का कोई कारण नहीं। मैं मानता हूँ कि रावत जी की ये जो हत्या की गई है, इसके पीछे 3 शक्तियों पर शक लेना चाहिए, डाउट लेना चाहिए, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। हमने बहुत बड़ी क्षति हुई है, बड़ी व्यक्ति को होया है, तो हमें ये लेने का अधिकार है और हम प्रकार है। और अगर कुछ भाषा में सोना खोजना है तो कुछ नामों पर शक लेना होगा, हर नाम पे लेना होगा। तो मैं 3-4 नामों पर इस पर जोर देता हूँ। पहला, मेरे शक के घेरे में अमेरिका आता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि पुतिन का यहाँ आना, भारत ने S-400 खरीदना, ऐसा करने वाला विश्व का दूसरा ही देश होना, अमेरिका के सैंक्शन है इसको खरीदने पर, लेकिन मोदी जी ने ट्रंप प्रशासन से, ट्रंप से अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर होने नहीं दिया और विदाउट इस सैंक्शन एक तरीके से हमको इन्वेस्ट मिल गई। लेकिन सत्ता परिवर्तन हुआ, वो नहीं चाहते थे आगे बढ़े तो फिर कम से कम आगे के डी के लिए कोई वचन अमेरिका को मिले, नहीं हुआ। लोगों की सारी अर्थव्यवस्था ऐसी डील पर हुई है, ये अपने को कितना मिलता है इससे ज्यादा हमें दुश्मन को क्या मिल रहा है ये ज्यादा देख रहे हैं। ऐसे में रशिया के साथ 400 डील ताने पर हमारा आगे बढ़ना और चीन का यहाँ आना, इसको मैं प्रथम दृष्टया जिन 3-4 लोगों पर व्यवस्था पर शक लेना है उस पर मैं अमेरिका पर लेने के लिए ज्यादा बाध्य हूँ। और इसके बाद मैं दूसरा शक लेता हूँ चाइना पे, क्योंकि स्वाभाविकता चाइना हमारा इमीडिएट शत्रु है और चाइना कोई से हमारे पर हमला करना चाहता है, क्योंकि इस S-400 से कोई खतरा है नहीं, क्योंकि S-400 सुरक्षा प्रणाली है। तो S-400 हमारे सुरक्षा कवच किसे ज्यादा खतरा, किसे ज्यादा नाखुशी हो सकती है, तो जो इमीडिएट पड़ोसी है उसी को हो सकते हैं। पाकिस्तान की औकात नहीं तो बचा है चीन, क्योंकि चीन ऐसे सालों के घेरे में इसे पहले भी रहा है। फिर वो जहां भी चीन ने अपने सीधे हाथ लगना संभव नहीं है, वहां वो पर्दे के पीछे से हाथ लगाकर इस प्रकार की हत्याएं करता है। ऐसे उदाहरण आए ताइवान से लेके अन्य जगह के उदाहरण भी दे सकते हैं। इसकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई, इसलिए विस्तार से जाने के वजह सीधे नाम लेकर बात करता हूँ। चीन के साथ इस्लामी ताकत भी जा सकती है, क्योंकि वो शायद इसके साथ जाने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में चीन को एक और एडवांटेज मिला है। तीसरा, अगर नक्सली का यूज किया हो इस घटना के लिए, तो नक्सली की भी नियरेस्ट और डियरेस्ट चाइना है और इसलिए ये वाला एडवांटेज भी चाइना के पास ही जाता है। वर्तमान में अगर सबसे बड़े पैमाने पर चीन को किसी ने दुखी किया होगा या चीन के मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया होगा, तो बिपिन रावत जी से बड़ा नाम दूसरा कोई नहीं है। और इसे अगर नॉन पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में हम बात करें तो सीडीएस बिपिन रावत, सीडीएस रहते हुए भी और उसके पहले भी जब वो जनरल थे तब भी उन्होंने जिस प्रकार की गतिविधियां की है और गतिविधियां नहीं होने दिए, इन दोनों के लिए उनके पराक्रम को निश्चित तौर पर चीन जैसा शत्रु निशाने पर रखेगा, इसलिए चीन। तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़े पैमाने पर भारत ने जो पहले फली फूली और सबसे ज्यादा गुरुत्व वाली लॉबी थी, वो थी आर्म्स लॉबी। इतनी ज्यादा प्रभावित की रक्षा मंत्री कौन रहे, रक्षा सचिव कौन रहे, लेकर सब कुछ तय करती
मोदी से कि हम लोग जानते हैं, इससे सहमत होने का कोई कारण नहीं किसी का भी। उस लॉबी का कमर अगर किसी ने तोड़ा हो, तो रावत जी। पिछले दिनों एक हिंदी फिल्म भी आई थी, जिसमें विक्रम गोखले ने रावत जी का रोल किया। इसमें सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है। और इस प्रकार की सुरक्षा डील करने से पिछली सरकार कैसे डरती थी, और इसका उल्लेख स्वयं प्रधानमंत्री ने संसद में भी किया है। ऐसे में रावत जी ने इन लोगों का कमर तोड़ना भी एक लोकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर उनका यूज इन 3 में से किसी शक्ति के द्वारा किया जा सकता है, ऐसा भी मुझे लगता है। ये 3 लोगों पर सीधे-सीधे प्राथमिक दृष्टिकोण से बड़ा शक, डाउट लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैंने शॉर्ट में तीनों के ऊपर का मेरा दृष्टिकोण आपके सामने रखा है। जी। No, I like you to me at this point. It said that the helicopter inspection team had expressed security concerns in the morning to start with. That's what is on social media. A lot of people are talking about it. And then later on, they said it's okay. And General Rawat said, never mind, take a chance. Now, does it sound likely to you that an army helicopter that's to carry the highest officer in the land, combined command, is not just any general of the army, it's something very special about his role? Well, How could they have a backup plan? If there was something wrong with that helicopter, why did they not have a backup plan? I'd only like to, first of all, join, I'm sure, Sureshji and yourself, all three of us, a silent prayer for General Rawat, his wife, and the others who unfortunately lost their lives in this, in what happened in Tamil Nadu. I've talked to a few people about this matter, and some of them can be expected to have a fairly in-depth knowledge about the situation such as this. And it's very clear, 2 or 3 facts according to them are very, very clear. Once the helicopter was flying around 1,000 feet below the level at which it ought to have been flying. I mean, look, as I said, I have no direct information about any of this. I have to rely on what people tell me. And these are generally credible and reliable people, and Suresh will know that if you're a reliable and credible source of information over several years, and sometimes decades, well, you're not likely to be misled. So for some reason, I was told this helicopter was flying around 1,000 feet low. And as you know, the ridge was about 700, 800 feet on elevated ground. So something which either, according to them, a CIFT, which is a controlled flight into terrain, CFIT, controlled flight into terrain, that is a flight under the pilot's control, where the platforms is functioning effectively. The pilot also is a very capable pilot, and yet it hits a terrain. Now that's called it's not as unusual as we may think, that you have this combination of hitting terrain, a good aircraft, a good pilot. About 25% of U.S. Air Force hits, mishaps into terrain between 1993 and 2003 were caused by CFIT, controlled flight into terrain. Now that happened. Sometimes it can happen in the sense of, I mean, you may get a little disoriented in the cockpit. Now, a helicopter, I mean, you've all gone on helicopters, it's disorienting even to the passengers. And if you don't have earmuffs on, the sound's horrible. But it's quite disorienting. It could be in a disorientation, but I mean, it's unlikely because, as we know, the pilot was an extremely experienced individual. And as you correctly said, the aircraft would have definitely been airworthy, the helicopter, from every point of view. And the question comes of whether, well, fog, rolling fog, which we saw on that unfortunate situation, and in which, unfortunately, the aircraft intruded and was enveloped. That rolling fog is pretty common in that terrain, quite frankly. That it's pretty common in that terrain. So I'm sure that was taken into consideration when allowing the flight to fly. Now, General Rawat, I would like to say very frankly that he took Mrs. Rawat with him. Now, our military soldiers are plus, whether they're generals or whether they're jawans, they're very brave people. The general could have taken a risk with his own life. He would never have taken a risk with Mrs. Rawat's life, I can tell you. Unless you're absolutely certain that the flight was safe, the weather was safe, the chopper was safe, he would not have allowed his wife to board the flight. He was a soldier, risk his part of the soldier's job, he may have done so. But because he took Mrs. Rawat with him, I'm quite confident that he was fully confident that this flight would land safely at Wellington, given the parameters that were there on weather, etc. Now the question is, Manu and Suresh just raised some very interesting hypotheses. I mean, it is a fact that there is a Sino-Wahhabi alliance. It's also a fact that India is an essential partner of the United States in the Sino-Wahhabi alliance. It's also a fact that General Rawat has been working around the clock, including the Pentagon, to ensure that there is much greater interoperability between the United States military,
other certain allied militaries, and the Indian military. So personally, it's a very interesting hypothesis, and there may be rogue elements in the US. There certainly are. You have a very strong Wahhabi influence in the Democratic Party. You have a strong Wahhabi lobby, which basically told Biden that you're going to become the most popular president on earth if you run away from Afghanistan. The president followed that advice and has today become one of the most least unpopular presidents in American history at this point in time. The good news is that Biden has understood the poison the Wahhabi lobby has got, and I think in future he'll be a little more careful before gulping down the medicine offered to him by the Wahhabi lobby. Medicine such as get away from Afghanistan, run away, leave the Afghan army, take away the logistics, let the Afghan army collapse, give it to the Taliban. Exactly what he did, exactly what Bill Clinton did in 1996. Well, it could be there, but I would say, Madhu, quite frankly, I am not sure about that. The Sino-Pakistan lobby, well, they have a very clear, motive for not having liked General Rawat. He was a very competent officer. He was a very personable officer. He got along with the politicians, got along with the officials, and got along with the uniform staff. I can assure you this trifecta, politicians, officials, and uniform staff, is very rare for a senior official to have that kind of skill that he can negotiate that kind of a trifecta. Normally, you're friendly with one's very hostile to you, and the other may be indifferent. You're friendly with two, very difficult. The third will be very hostile. General Rawat, all three understood him and had faith in him and confidence in him. So, I mean, from that point of view, domestic sabotage, in my view, I would eliminate completely. As far as Sino-Wahhabi alliance is concerned, it will be there in a situation what's called uncontrolled flight in terrain. Now, uncontrolled flight in terrain is when there is a mechanical defect, there is some mechanical problem that was not identified in the flight. Now, we are going way back to history, but Sanjay Gandhi, I knew Sanjay, and frankly, I must confess, I liked him. I know a lot of people have demonized him, but I like the man, very frankly. Well, Sanjay, I'm sure that I was told subsequently that the aircraft that he flew in, the wires, that particular aircraft, the pit aircraft, I'm told that you have wires giving the control rod, which the ailerons, which make the aircraft go up or down, are controlled by wires. Somebody had filed those wires so that after about a dozen or 2 dozen tugs, which frankly happens very quickly in a flight of that kind of vintage, of that kind of system, where you have wires rather than nowadays you have electronics. In those days, we had wires. So I was told by a very credible source that a particular power, at that time, that particular power was certainly hostile to the United States. Sanjay, as we all know, was hostile to a particular power and did not want to tilt towards that particular power, which tilt was very pronounced in the Indian policy. I'm not going to name that particular power because that power is today a good friend of India, a reliable friend of India, if I may say so. And it's very different. But there would have been good reason to worry about Sanjay Gandhi because he's extremely influential in the government. And he frankly wanted India to have a genuinely non-aligned policy. A genuinely non-aligned policy in which you don't tilt towards one side as we did throughout much of Cold War 1.0 between the USSR and the United States. Well, the point is, I frankly don't believe that the Russians were anyway involved in this particular thing at all. No matter that, some country was involved in Sanjay Singh, in various other things also possibly. I don't believe, you have an air-to-air aircraft that had some atomic scientists. Remember, long back, I sounded the alarm in Sunday Guardian about our nuclear scientists dying like, they're dying like mosquitoes in the presence of mosquito repellent. And immediately after that, there was a bit of a hubbub about it. And उसके बाद I would like to say बात ये हुआ कि साइंटिस्ट का ये जो एक मरना था वो बिल्कुल रोक गया बहुत सालों में बिल्कुल रोक हुआ. Well, the death of those scientists stopped coincidentally with my article coming in the Sunday Guardian pointing out a whole chain of deaths of suspicious. You had people who were supposed to have committed suicide, who had a great family life, good financial life, good professional life. They committed suicide in the most horrible ways, getting into railway tracks and all that. You had robberies taking place in which the robber didn't obviously want any of the gold, or jewelry, or precious things, or even the money in the wallet. The robber only wanted to take the life of the individual, and none of these was solved. None of these murders of our top scientists was solved by the police. Not one of them. So these things do happen. But if it is a controlled fight in terrain, then frankly, it is not anyone's fault. Because sometimes that takes place, disorientation takes place, and accidents do happen. Even the USA, as I told you, a quarter of such accidents happen because of that control. If it is uncontrolled flight in terrain, for example, if there is a fuel problem, a fuel leakage, let us say, that the pilot was unaware of when he started the aircraft, or the maintenance crew were unaware of, or whatever. Or if there's a problem in finding out the geographical terrain, in locating how many feet it is,
how many feet the helicopter was flying. According to the people I talked to, it was definitely flying 1,000 feet below what it should have been flown. And as a consequence, when the fog came, it went right into the terrain. If it is uncontrolled, it's one story, and it will fit in with Suresh's hypothesis, the basic hypothesis that this was a murder. It was a planned effort. And if it is controlled, it will be an accidental situation, which does happen on, especially in helicopters, especially in terrain and a combination of terrain and weather. So I'm sorry, but I don't have any definitive No, conclusions. you don't have. I agree, President Oliver, that you don't have. Nobody has any definite view on the matter, and even Suresh ji is expressing his concerns and his fears. अब मैं Very, ये कहना very चाहती nice, हूँ, very proper. हाँ देखिए, अगर आप एक कह रहे हैं हजार फीट, इन्हीं मधु जी। बातें मैं थोड़े कुछ सवाल आप ही के पास लेके आ रही हूँ, आपके ठीक पास है। लेके आ रही हूँ कि अगर मान लीजिए कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर 1000 फीट नीचे चल रहा था, तो वो भी इसका मतलब कि जो हेलीकॉप्टर जो पायलट है 2 लोग थे, बहुत सीनियर, तो इसका मतलब वो बिल्कुल क्रैकपॉट थे क्या? ये कुछ छोटी-मोटी गलती नहीं है हिली ट्रेन में, तो वो भी अपने आप में। दूसरा, अभी सारे सोशल मीडिया पे वीडियोज़ आ रही हैं, हेलीकॉप्टर लोग अपने जब धमाका होता है, हवा में ही ऊँचे में धमाका होता है, तो नीचे जो लोग थे खेतों में या वहाँ रह रहे हैं उस लोकेलिटी में, वो कैमरे से अपने फ़ोन से ले रहे हैं वीडियो, और जो वीडियो दिख रहा है वो पेड़ों से और हिल से काफ़ी ऊँचा है। वो जब धमाका होता है, सुरेश जी प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो काफ़ी हाइट पे दिख रहा है धमाका और वहीं एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन ये नहीं है कि नीचे आके खुदाई पेड़ से टकराया। पेड़ से टकराने का मतलब है कि आप बिल्कुल फॉरेस्ट के अंदर घुस गए, इतना तो मूर्ख कोई हो नहीं सकता। तो मैं ये नहीं मानने को राज़ी हूँ कि हाइट की प्रॉब्लम थी और फॉग की अगर प्रॉब्लम थी। आप देखिए कोई रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नहीं, आपका सबसे हाईएस्ट डिफेंस ऑफिसर जा रहा है, तीनों आर्म्ड फोर्सेस का कमांड करने वाला, और कोई बैकअप प्लान ही नहीं है उसके लिए। और उसके साथ आप देखिए कि आपने ऑयल लीक हुआ होगा, ये होगा, वायरिंग होगी, फेलियर, इतनी जल्दी आपका आधा घंटा 2 घंटे पहले चेक होता है, और 2 घंटे में ही 50-30 मिनट की भी फ्लाइट है मुश्किल से। 30 मिनट की फ्लाइट में ही अगर नुक्स निकलने हैं, तो इसका मतलब आपका चेक बहुत बेईमान चेक है। और चाहे साइनो हादे लांस ने किया, जैसे आपने कहा, या अमेरिका का हाथ है, या नक्सल का हाथ है, या अंदरूनी साम्राज्य। देखिए, ये भी मत भूलिए कि आर्मी ने, और मैं इसे जोड़ूंगी, हमारे आर्मी जनरल इस तरह के जनरल पनांग ने जिस किस्म के कमेंट किए हैं, या जनरल बख्शी हैं शायद, उनका भी अभी जरा लेके आइए, अमीन जी वो ट्वीट लेके आइए, जो ये तो जनरल पनांग का है, जो 3 बजे से पहले कर रहे हैं, 6 बजे अनाउंस होता है। अब बख्शी Burma has its own way of dealing with people, और ये खालिस्तानियों के साथ मिले हुए थे सिंगू बॉर्डर पे भी, और जोर शोर से इनका अगला देखिए वो जो फॉर्म पॉलिसी को लेके या ड्रॉइड लेके डब्बा कीजिए, आखिर पूर्ण रंग लाया। अभी तो मोदी ने जुर्म कबूल किया है, सजा मिलनी तो बाकी है। अब ये बताइए, ऐसा मतलब आर्मी में ऐसे पढ़ रहे हैं लोग जो देश को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, जो सिलेक्ट हैं अपने ही रेबल काम के रेबल का कत्ल, वो clearly they're lacking, they're celebrating and they're cursing him. The point that I'm trying to make, number one, my question सूरज जी है, ये जनरल पनाग का है या बाकी का है? अभी रिटायर हो गए तो क्या हुआ? इनकी पेंशन बंद होनी चाहिए, इन पे दूसरा एक्शन होना चाहिए। आर्मी जनरल होके या कर्नल होके इस तरह की बातें करना और फिर डिफेंड करना पूर्ण रंग लाएगा, मोदी को सजा मिलनी है, ये ऐसे हाल में बहुत से हैं, ये अकेले नहीं है, और इनके बच्चे तो और भी वो किस्म के चक्कर में और देशद्रोही बातें उल्टे करते हैं हमारे सीनियर आर्मी जनरल के, और विदेशी ताकतों की सपोर्ट करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि किसी ने भी किया हो अंदरूनी साबोटाज, वो हाथ जिन्होंने इस हेलीकॉप्टर के साथ बेईमानी की, जिसमें डिफेक्ट डाला, बॉम्ब डाला, क्या डाला, जो मिड एयर एक्सप्लोजन हुआ, वो तो हिंदुस्तानी हो सकता है, वो टीम तो वही नहीं होगा, अमेरिकन को नहीं होगा, यहाँ का ही है ना कोई जिसने ये किया। सुरेश, व्हाट यू हैव टू से टू दैट? मुझे आपकी मामले पे जाने के पहले तो पहले चर्चा हुई, मैं उसको कमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक एविएशन कंपनी का भी एमडी हूँ और मेरी सुदर्शन एविएशन 10 साल पुरानी कंपनी है। मैं कम से कम हेलीकॉप्टर में 500 से 500 घंटे के आसपास फ्लाइट कर चुका हूँ, को पहले से फ्लाइट कर चुका हूँ। इसलिए जो बातें आपने उठाई, मुझे ना दो ना पची का मुझे एविएशन बैकग्राउंड पता नहीं है। मैं आपको डायरेक्टली सब कुछ चीजें स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमको हमारे मिलिट्री का जाना होता है। पहले तो साधारण से ही साधारण व्यक्ति या हेलीकॉप्टर चालू भी करना हो, हैंड ऑन भी करना हो, तो वहाँ पर अगर आपने कहा तो दूसरे दिन जब भी ऑन होगा, दूसरे दिन जब भी ऑन होगा, वहाँ इंजीनियर चाहिए होता है, जो इंजीनियर सारा इंस्पेक्शन देता है। और जैसे हम सिविल इंजीनियर का यूज करते हैं, तो उसका मॉनिटरिंग मैनुअल पेपर पे करेगा, या एक ऐप होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के वो ठीक करता है, हाँ इट्स ओके, हर चीज से कोई ऐसा नहीं कि मैंने आगे ड्राइवर की तरह बैठा है। दूसरा, जो जिसको एयरक्राफ्ट यूज कर रहे थे, MI-17 ये भी 5 है, अपडेट वर्जन है, इसका तो पूरा की पूरा सेल्फ मॉनिटरिंग सिस्टम है। जैसे कंप्यूटर ऑन किया जाता है, मोबाइल ऑन किया जाता है, ऑन करते समय कौन से गैजेट उस बेस हार्डवेयर से कनेक्टेड है नहीं, वो खुद बताता है, आपका लैपटॉप भी बताता है, मोबाइल भी बताता है। ऐसे ही पूरा हाईटेक सिस्टम इस एयरक्राफ्ट के साथ, इस हेलीकॉप्टर के साथ होने के कारण और मॉनिटरिंग कंपल्सरी होने के कारण, जस्ट साइन करना पड़ता है मॉनिटरिंग।
जैसे हम अगर कहीं नक्शे में जाते हैं तो हमको इंजीनियर साथ लेके आना पड़ता है, वो गाड़ी ले जाए साथ में लाइन कर ले जाए, लेकिन इससे उसके इंस्ट्रक्शन के बगैर नहीं उड़ सकता। इतना ही नहीं, जेड बस सिक्योरिटी होती है, उसकी साधारण गाड़ी स्वच्छ कोई है, उसके ऊपर वो वहां नहीं बैठ सकता, भले उनके सिक्योरिटी पार्किंग में खड़ी हो। ये सिक्योरिटी टैंक से भी और एविएशन एंगल से भी तो चेक नहीं हुआ और ऐसे ही चल गया। एक अगर चेक हुआ और उसमें खराबी की और आप कहा कि हम डील करेंगे, ऐसा नहीं होता। रावत जी ने प्रधानमंत्री मोदी भी हो, राष्ट्रपति भी हो और वो कहेंगे कि इंजीनियर नहीं हम डील कर देंगे, ये वो कर ही नहीं सकता और उसके साथ की बदलाव टेक भी नहीं हो सकता। हमको एविएशन ये सबसे बड़ा वहां उससे बात कुछ नहीं है, ऊपर उड़ने वाली सेफ्टी से बड़ा कोई नहीं होता इंडस्ट्री में। इसलिए जो भी ऐसा कुछ लिख रहा हो हाथ का पढ़ में पता नहीं, लेकिन ट्रेन में स्टाफ ने कहा था कोई समस्या है थोड़ी देर बाद उन्हें कहना चाहिए चल जाएगा, बिल्कुल नहीं। दूसरा जो ये था वो व्यक्ति के घंटे उसका एक्सपीरियंस उसको राष्ट्रपति आवाज तो मिला तो एक अलग बात है। जो उड़ा रहा है उसको जितना सामने दिखता है उतना सब कुछ मॉनिटरिंग सेंटर पर मॉनिटर किया जाता है, एडीसी में भी जाता है और खास करके जो इस बड़े वीआईपी होते हैं तो बेस्ट स्टेशन पर भी इसकी जानकारी दी जाती है, ऑटो पायलट सिस्टम में होती है। और इसलिए जो उन्हें हाइट आप कह रहे हैं मैं उससे इसलिए सहमत नहीं हूं कि अगर हाइट सर्टेन लिमिट से कम हो जाए जिसको हम कहते हैं रिस्क करके उड़ रहे हैं तो वहां पर आम बढ़ना शुरू होता है अपने आप, उस आम को पायलट भी बंद नहीं कर सकता। ओला वजह है जैसे आपकी गाड़ी में सीट बेल्ट अगर नहीं रहा तो भाई वैसे अगर हाइट की भी फिटिंग हो या रोडिंग हो दोनों एक अपने ये बनता ही वैसा नहीं, अगर सर्टेन लिमिट में दूसरे तरफ पास से गुजर रहा हो तो ही यहां बचता है। इससे अगर पायलट ध्यान नहीं दे रहा है, कोई बड़ा ध्यान नहीं दे रहा है तो उससे पता चला होगा एडी स्पाइड सकती है निकला की तरह कि तुम्हारे यहाँ पर नहीं हो रहा है और तुम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, तो अगर कुछ हो जाए ध्यान दे दो भी इसको जाने की व्यवस्था है। इसलिए ये बहुत हो रहा था बिल्कुल लो हाइट पर सेफ्टी के लिए बुलाया जा रहा है और क्योंकि हाइट का मैटर इसमें लैंडिंग शक्ति को समझ नहीं है तो लो हाइट पर उड़ना रिस्क के लिए होती है क्योंकि उसे करंट लेवल पर डाइव करके लैंड करना होता है किसी रस्सी पे, हेलीकॉप्टर के लिए चिंता नहीं है। और वो कोई पायलट आगे हुआ है तो आपके लिए मेरे जैसा डॉक्टर संडे वाला लाइन करने वाला नॉन टेक्निकल व्यक्ति भी अगर बता सकता है कि अपनी फ्लाइट की हाइट का है सही चल रहा है नहीं चल रहा है तो एक सीरियस के साथ इतने बड़े बड़े उस हेलीकॉप्टर में बैठे किसी को नहीं कि एल हाइट पे फ्लाइट कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये चीज भी पूर्ण गलत है। इस समय आपने कहा लीकेज हुआ होगा तो किसी भी प्रकार के लीकेज में भी मॉनिटरिंग होती है और वो सारे लीकेज के अल्टरनेटिव रूट्स किए जाते हैं। अगर लीकेज होता भी है तो उसका अल्टरनेटिव ऑटोमेटिक अपडेट होता है, ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है और लीकेज के बारे में किसी भी स्थिति में कोई संभावना इसमें नहीं है। इसे लीकेज की बात को भी मैं आपको अड्डाई करता हूं एज अ टेक्निकल पर्सन, मैं अप्लाइड पीए हूं इसलिए मुझे इतना तो मैं दिल्ली में भी सीखा है और लाइन में भी सीखा है और मुझे इसकी प्रोसीजर पता है। एक हेलीकॉप्टर के लिए भाई बैठने वाला भले कोई हो कि इतना छोटा एयरक्राफ्ट भी हो तो भी उसके लिए यही नियम है और वो 27 सीटर हो तो भी उसके लिए यही नियम है, बल्कि जितना बड़ा होता जाएगा उससे ज्यादा शक्ति के साथ बदल जाते हैं। इसलिए टेक्निकली कोई इसके नजरअंदाज का होगा जमीन पर हवा में ये बात से सहमत नहीं हूं, ना ये जांच में समझ आएगा आपको पता चलेगा। इसलिए मैं मुझे लगा इन 3-4 मुद्दों को मैं अपनी तरफ से पहले क्लियर करूं। जी एक निष्कर्ष निकला है 2 सेंटेंस में बताया, कह रहे हैं कि टेक्निकल फ्लॉ होना संभव नहीं है। चलो मैंने फॉक कहा मैं उस पे आपको बड़ी मजेदार बात बताता। हेलीकॉप्टर जब फ्लाई करता है तो कोई एलियन टाइप नहीं है कि उसके सामने आया उसको अवॉइड नहीं कर सकता और फॉग में किलोमीटर फॉग नहीं होते हैं। ये एयरक्राफ्ट में राग होते हैं, बेराग कहते हैं कि ये सामने जो फॉग है इसमें हवा कितनी है, आर्द्रता कितनी है, पानी कितना है, बर्फ कितना और है क्या डेंसिटी का है, ये तक उस समुद्र में बताया जाता है। और जब पायलट को दिखता है सामने कोई फॉग है तो उसको डायरेक्ट फ्लाइंग करके आता है। अगर वो मुंबई या समुद्र किनारे अगर आपने भी लैंडिंग किया होगा तो आपने देखा होगा इवन दिल्ली में कभी एयरक्राफ्ट पहले लैंडिंग करते समय उसको बादल से उतरने पड़ता है तो कई बड़े बादल से अच्छाते हुए फ्लाइट को नीचे दिखा रहा है, इससे सामने फॉग दिख रहा है और एयरक्राफ्ट की रोज की मजबूरी है वो अवॉइड नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता है। इसलिए फॉग में फंस गया ये बिल्कुल नहीं उसका अवॉइड नहीं कर सकता। यूएस क्षेत्र में पीछे से उसको फायर हो रही है, इसको एयरक्राफ्ट आ रहा है, उस स्थिति में उड़ नहीं सकता। इस स्थिति में जब उसके पास स्पाइस है तो बिल्कुल वो फॉग में जाने से उसको कुछ नहीं होता है, बल्कि ये जो एयरक्राफ्ट है या तो पायलट वाला एयरक्राफ्ट था ये लो विजिबिलिटी पर भी काम कर सकता था, फॉग के अंदर भी उड़ सकता था। इसलिए इसमें फॉग वाला थ्योरी आ रहा है वो भी कभी भी सही नहीं हो सकता। एक बात आप काफी लोगों ने लिखी है भी आ रही है कि एक एस्कॉर्ट एयरक्राफ्ट साइड में होता है और एक टॉपर भी साइड में बनाया जाता है। मैं इसके ऊपर प्रोटोकॉल वालों से भी बात की और टेक्निकल लोगों से भी बात की तो मैं आपने जानकारी के मेरे पास जानकारी आई ये है कि ये केवल राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति को ही ये प्रोटोकॉल शायद साथ में चलने वाले हेलीकॉप्टर का दिया जाता है क्योंकि सीए पोस्ट हमारे यहाँ पर दिल्ली में है, दिल्ली होती है तो उनके साथ एस्कॉर्ट या बैकअप या नहीं तीन तरीके में एयरक्राफ्ट चले हैं वो साथ में चलते हैं। हम करके स्थिति में जब चलती वो चीजें बैठा ये भी कई बार साइन तक पीछे जाते हैं तो इसलिए ये वाली बात सरकार का प्रोटोकॉल मेरे पास आई है कि इसके लिए वो प्रोटोकॉल साथ में एयरक्राफ्ट चलने वाला नहीं था। अच्छा जी I just wanted to refer the point that I raised दोनों को जिन आर्मी ऑफिसर्स ने जनरल फरमान और बख्शी ने तो वो बहुत ही अभद्र ट्रीट किए हैं, क्या उनकी कम से कम पेंशन रद्द नहीं होनी चाहिए, क्या उनपे कोई और चाहिए और खासकर वो खून रंग लाएगा जब देखिए मोदी ने जुर्म किया है ऐसी बातें एक आर्मी का कर्नल करता है और जाहिर है खालिस्तान और पाकिस्तान के जो आईएसआई का एजेंट बनके काम कर रहा है। They have managed to trap and कोई नई बात नहीं है। जी आपको याद होगा जो इसको थोड़ा करा अगर किसी को सीमा में नुकसान हो रहा है ना कुछ भी करनी होती है तो जानबूझ के दूसरी तरफ कवर किया जाता है जिससे कि वो आपकी सीमा पर सैनिक खड़े ना वो उस तरफ फायरिंग करे और इनको दुश्मनी हो जाए। ये हत्या है और इस हत्या से लोगों की हत्या चुकाने के लिए दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए ये जो ट्वीट किए जा रहे हैं ये भूमि करने के लिए हम इस पे हो जाए इस पे ज्यादा करे इंटर कवर की मांग रहे हैं ऐसा मैं साफ करोगे इसे इन चिकड़ों को इन स्वर को आप ध्यान दीजिए ये एक ऐसा बना बस इतना ही मैं कहना
ज़्यादा नहीं। दूसरा अभी आपने 4-5 बताए थे हमें सोर्सेज़, डिफेंस प्रोक्योरमेंट लॉबी जिनको इनको क्रैक डाउन किया, नक्सलवादी यस, और सारा कॉम्बिनेशन इस्लामी ताकतें और वो मोनू ने भी कहा साइनो नक्सल्स साइनो इस्लामी जो माफिया बढ़ गया है और आपने तो अमेरिका की बात की। व्हाट्स योर गट फीलिंग मोनू व्हिच ऑफ दीस इज मोर लाइकली और फिर सुरेश से पूछूंगी। See, Madhu, Suresh has, is obviously an expert, and I personally, I think he should help the investigation because he has so many very interesting theories, and he seems to be very sure of his science. I must confess, यस, I'm not an expert, and I'm really not sure. I mean, I have flown helicopters on about 4 or 5 dozen times, so that's about it. And I mean, and some of the trips have not been very pleasant because of weather. There's no question about it. But Suresh is obviously an expert, so I would not like to second guess him on that. But I think personally that I'm not assuming anything very frankly. Now, we were talking about a particular view. I remember that there was a helicopter exploded and then came crashing down. I was told subsequently that was a video of a helicopter in some other location that was brought down by a single missile. And then there was some posts that took a single missile brought down this particular helicopter. But I saw a video subsequently, which has been played on some channels as well. And that video showed a helicopter coming down and then coming down and hitting the ridge. So I was given to believe that this was the video, that was the authentic video, and not the video of the explosion. I don't know. It could be the explosion video. It could be the video of the helicopter coming down. It could be any of these things. Rishi, as an expert, he's quite correct that warning system is something. If an aircraft, for example, or I mean, fortunately, this will happen with an aircraft or a helicopter. But I'm told that there are systems that immediately shout out a warning when you're forget about going, when you're at the level of terrain, when you're in danger of hitting terrain. That's perfectly right. There's no question about it. And that's one of the mysteries here. Which personally, someone like me, I'm not going to give a definitive answer to that. I was informed, again, possibly I'm wrong. I mean, my new friend Suresh may probably know this much better than I would, that cyber interception and hacking is yes, really not possible on this particular aircraft because it's not, for example, here I have an iPhone. It's very easy to find out everything about you from the iPhone. Even when I switch it off, unless, I mean, it's kept far away. You can even get my sound in what I'm doing. But if I have a small little phone, I mean, let's say a tiny little phone, like this, as a phone, as a like this, and I can tell you, nobody can hack it. It's not hackable. I was told that this particular machine is, it's technologically impossible to hack because they didn't have that kind of electronic. I may be completely wrong because after all, I'm no expert. I have to base myself on what experts are telling me, and this book will be on that. There are also tools about what actually happened. I would really like to say that look, I would not like to get definitive answer to the sabotage law. There is definitely strong motive for sabotage on the part of at least one of these hypotheses that Suresh was mentioning about. About the people's lobby, I really don't know. I mean, exactly what people, the general must have known, but that would have happened across decades. People would have known the people's lobby people. And I mean, I don't know. And even the other thing about America, there may be some elements there, who knows. All these three hypotheses were very, if I may say so, reasonable, but I don't have any evidence to back. No, we are not asking Monu that you give us a definite answer. Nobody else that is. And your strategy is not doing that. He's not saying definite. He's saying all these are suspects, and therefore कर रहा हूँ कि ये हाइपोथेसिस बिल्कुल क्रेडिबल हाइपोथेसिस है, बिल्कुल उसमें कोई डाउट नहीं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मेरा इंफॉर्मेशन अब तक उतना इंफॉर्मेशन नहीं मिला है एक डेफिनेटिव कंक्लूजन रीच करने के लिए, और इससे कंक्लूजन है कि वो एक कंट्रोल फ्लाइट टेरेन था, इनटू टेरेन इट्स अनडिनायबल, क्रैश हो गया अनडिनायबल, लो लेवल था अनडिनायबल, ये कंट्रोल हो गया लो लेवल किसको कहते हैं? जी, जो मैंने टेक्निकल बात की वो मैं एश्योर्ड हूँ, 0.1% भी मैं उसमें कोई एप्लीकेशन बात नहीं की है। मैं खुद इसका एक्सपर्ट हूँ कि मैं दावे के साथ एटलीस्ट उतना कि मैं इस पर बोल सकूँ हम तीनों। ठीक है, हमारे स्टूडेंट रहता हूँ, मैं शायद उसके सामने इतना दावा नहीं करता, लेकिन हम दिन में निश्चित तौर पर मैं यहाँ पर इसका दावा टेक्निकल करता हूँ। ऐसा ही है, इसका स्टैंडर्ड फ्लाइट ऑपरेशन ऐसे भी बना होता है, इवन तो गूगल पर आपको मिल जाएगा, इससे उसमें कुछ नहीं है। यही बात जो साइबर वाला मैंने क्यों नहीं बताया, जो मैंने 3 संभावनाएं बताई इसलिए नहीं बताई, हालांकि मैं एंड्रॉइड मोबाइल और डिजिटल मोबाइल के तरीके से समझ नहीं हूँ, क्योंकि जो V5 वर्जन है ये बहुत हाईटेक वर्जन है, इसको हम एंड्रॉइड नहीं कह सकते, ये कोई सिंगल इंजन रॉबिन्सन या इस प्रकार के बेल हेलीकॉप्टर जैसा नहीं है, ये बहुत एडवांस एयरक्राफ्ट है, इसलिए ये उदाहरण, लेकिन हाँ ये साइबर अटैक करने इसको कुछ हो सकता था, इस करके नहीं था। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि लोग मैंने डर नहीं कर हवाई जहाज में बैठे वो हैक हो गया, तो एक तो सारे एयरक्राफ्ट ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है ऑपरेशन के लिए, पहली बात। दूसरा तो एयरक्राफ्ट होता है उसमें कई प्रकार के अलग-अलग मॉडल्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक के, जो सारे इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। जैसे मेरे ऑफिस में बैठा हूं, तो जो मेरा पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मेरे पर्सनल कंप्यूटर पे कई चीजें हैं, तो इस एयरक्राफ्ट जब चलता है तो उसका भले वो बोली ऑटोपायलट एयरक्राफ्ट हो, हाईटेक एयरक्राफ्ट हो, लेकिन उसकी हाई टेक ऑफ लैंडिंग वगैरह जो विषय है वो इंटरनेट से ही नहीं हो सकता। वो कर सकते हैं तो उसकी इंटरनेट पर डिपेंडेंसी है, वो है मानिए जो सैटेलाइट के द्वारा कनेक्टिविटी है, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो जीपीएस को करते हैं, मोबाइल कनेक्टिविटी हो सकती है, कुछ बाहर से करने की वाली जो चीज हो सकती है, लेकिन एयरक्राफ्ट इतिहास उसका मुंह छेड़ दिया, ऊपर कर दिया, दूसरे बिल्डिंग पर उसको ले ऐसा नहीं होता है। इसलिए अगर किसी ने ये कोई भी एयरक्राफ्ट में साइड करने की आवश्यकता नहीं, और इस क्राफ्ट पे तो मैं इससे सहमत हूं कि वो इस पे हावी नहीं होती, क्योंकि उस कनेक्टिविटी का एयरक्राफ्ट नहीं था। दूसरा बहुत लोग पता नहीं होगा कि सेना का अपना कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, जैसे एडीसी की डिपेंडेंसी है, या तक कि कई राज्यों की पुलिस की खुद का टेलीफोन कनेक्शन है। महाराष्ट्र जो पुलिस है उसका अपना टेलीफोन नेटवर्क है, वहां टेलीफोन यूज करता है, ऐसा ये सारे राज्यों के पास नहीं है, लेकिन उनके पास है। ऐसा सेना का भी अपना खुद का खुद का टेक्निकल एक्सपर्टी, खुद की कम्युनिकेशन सिस्टम भी होती है, और जैसे व्यक्ति जो कहता है ये आंखों में तेज रखकर हम कहते हैं ना, उस तरीके से मॉनिटर किया जाता है।
इसलिए इसमें किसी टेक्निकल फैसिलिटी की मशीन फैसिलिटी की संभावना कम है। आप अगर बिना हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट का रेट देखोगे तो जितने एक्सीडेंट हुए हैं उन एक्सीडेंट्स में अगर छोटे सिंगल एयरक्राफ्ट छोड़ दो तो बाहरी एयरक्राफ्ट है उसमें टेक्निकल फैसिलिटी के कारण हुए वाले एक्सीडेंट की मात्रा बहुत कम होती है। ह्यूमन एरर की मात्रा होती है जो कि यहाँ पर संभावना इसलिए कम है क्योंकि बहुत ज्यादा घंटे ने किया है और वो स्क्वाड लीडर है और उसके साथ एक और भी पायलट थे और यहाँ तक कि जो उनके पर्सनल स्टाफ के लोग थे सीरियस थे, इसलिए ये सारी चीजें रेट बढ़ी है। तो इससे मुझे नहीं लगता कि इसमें टेक्निकल आपकी गड़बड़ी है और ऐसे एयरक्राफ्ट को जिसमें इतनी सारी गैजेट्स लगे हुए हैं इक्विपमेंट लगे हुए हैं अगर उसमें कोई बड़ी होती है उसको 3000 फुट से जमीन तक लैंड करने के लिए इमरजेंसी लैंड करने के लिए कैप्टन बर्थ पायलट और उसकी टेक्निकल टीम होती है। मैं आपको बता दूं चेन्नई जो हेलीकॉप्टर होते हैं ना ये इतने ट्रेंड किए जाते हैं कि मैं इनके साथ फ्लाई करता हूं बहुत ज्यादा विजय मदन नाम बहुत लगे हैं इनके साथ पहले भी उनको बता दें कि वो इंजन बंद करके लैंड करके देखते हैं। अगर जो सामने लैंड की प्रैक्टिस की जाती है इंजन को क्लीन इंजन को तो भी बंद करके लैंड कैसे हो सकता है, कितने मीटर हो सकता है, कितने किलोमीटर हो सकता है, इतनी सारी ट्रेनिंग ये लोग की होती है। तो इसलिए इनकी कैपेबिलिटी पर भी हमको शक नहीं रहना चाहिए। मेरा फोकस टेक्निकल एक्सीडेंट के बजाय मेरा फोकस ज्यादा रहे कि क्या Sir, I want to make it absolutely clear that I'm not in any way implying that the extremely competent and brave pilots had anything to do with this. Absolutely not. I mean, frankly, I don't know how the impression was received. It's probably because of errors in my language. I wouldn't like to say that. No, I'm only saying that there's no technical problem. And Tyler is very correctly has been ruled out by Suresh because the pilots were very experienced and they would have been in any crisis situation. That what caused the helicopter? Was it an explosion? Was it to a ridge? I mean, we don't. I mean, frankly, I don't know. But I've been given one hypothesis about explosion, one hypothesis about the ridge, one hypothesis about deliberate malfunction of the equipment, one hypothesis about something that happens in about 25% of accidents in the US airports would have happened here also. Frankly, I mean, as a layman, I cannot do it. I really do not know. But Suresh has got a very interesting point of view. I listen to that point of view from others. Others have a totally different point of view. I listen to that. And frankly, I want to know what you want to hold your horses. You want to go rush in conclusion. We understand. Now, my question. I have 2-3 questions. सुरेश सुनिए एक तो ये कि हाँ ठीक है तभी मैं जल्दी जल्दी आपको दे दूँ और हम 8 बजे है ना बेटा हाँ लेकिन स्टूडियो में जाना है मुझे 5 मिनट मत दिए 15 मिनट हम आपके कई बार ये मैं कितने सवाल हैं आपके ठीक है समझ गए अब ठीक है 2-3 सवाल ठीक नंबर 1 जो क्वेश्चन आए हैं कि वहाँ हवा में काफी पे एक्सप्लोजन हुआ और फिर वो जाके नहीं वो कुछ वीडियो दिखाई गई कि हवा में आप क्लीन मत करिए इसके वीडियो को उठाएं दूसरा मैं एक्सप्लोजन की जो स्थिति में अंदर से बम फटने वाली सिचुएशन होती है वो अलग ये हमेशा लगकर गिरने वाली सिचुएशन होती है। मैं आपको साफ तरीका बता सकता हूं कि रिसर्च से होने वाले एक्सीडेंट सिम्टम क्या होते हैं और अंदर से पास होने वाले एक्सीडेंट के सिम्टम्स क्या होते हैं क्योंकि आज रिसीव शुगर तो इस पूरे तरीके से आया लेकिन सही कमी है क्योंकि आपका एडीसी से संपर्क करना ब्लैक बॉक्स से क्या जानकारी मिलने की संभावना है ये मेरा है ब्लैक बॉक्स मतलब सब कुछ मिलेगा लेकिन ब्लैक बॉक्स में जो चीजें होती हैं उसको डिकोड करने में भी टाइम लगता है। इन सारे ब्लैक बॉक्स की विशेषता होती है कि इनके कंपैटिबल जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उनको कनेक्ट होने के बाद ये पूरे तरीके से जैसे बोलने वाली चीज होती है सब चेक ले देता है उस सब में क्या-क्या कम्युनिकेशन एडीसी से हुआ है। कई इतने बड़े एयरक्राफ्ट में इंटरनेशनल टू पायलट कम्युनिकेशन भी होता है क्योंकि पायलट आगे होता है लोग पीछे होते हैं वही कम्युनिकेशन भी होता है और प्लस आसपास से कोई दूसरा एयरक्राफ्ट आ रहा है तो वो भी होता है या कि हमारी वाला भी नॉइज का किस प्रकार कोई फर्क आया होगा तो वो भी लिया जाता है जो बाकी बगल की जो चीजें हैं कि कहां था कितने बजे तक की सारी किताब वगैरह तो है ही लेकिन बहुत कुछ जो बात हम टेक्निकल बात में कर रहे हैं वो सारी बातें यहाँ पर आएगी ब्लैक बॉक्स है और ब्लैक बॉक्स इस टेक्निकल युग में मुझे लगता है कि उसे रीड करने में 2-3 दिन ज्यादा समय नहीं जा रही है वो पब्लिक में अनाउंस करने के लिए सरकार को कई चीजों की सावधानी बरतनी पड़ेगी। वो ब्लैक बॉक्स के डाटा को ऐसे ही जनता के सामने नहीं रख सकते बल्कि दावा करता हूं कि भारत सरकार को पता चले ये चीजें किया है तो सरकार जनता को ऐसे नहीं कर सकती। चलो हम आप पे एक सवाल सर हम पूछ रहे हैं सुरेश जी पॉसिबिलिटी है कि माइक्रोवेव वेपन लेजर वेपन को इस्तेमाल किया गया जिससे फ्यूल टैंक को टारगेट किया हो ऐसा कुछ हो सकता है ये नहीं हो सकता इस बात के साथ मैं आपको जानने से पहले आपसे बदल लें कि सारे मैं बता दूं माइक्रोवेव का जो बीच में हम हुआ था वो ऐसी प्रकार के होता है सामने के लोगों को भी उससे डैमेज आया या तब जिन्हें एयरक्राफ्ट पता हाइट नहीं थी तो उनके ऊपर छोटे उनको डैमेज किया तभी वो कोई बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ था। दूसरा इस लेवल के माइक्रोवेव के लिए वहां पर कई किलोवाट का खर्च चाहिए और उसके लिए उसकी जो माइक्रोवेव फेरने के लिए डिश लगानी पड़ेगी उसका आकार चाहिए वो भी मेरे ख्याल से 12-15 मीटर चाहिए तब जाकर 2000 फीट पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर को डैमेज कर सकता है। हर घर में आने वाले सैटेलाइट का आकार इतना सा होता है 2.5 का तो सोचिए कि कई किलोवाट जो फेरनी पड़ेगी तब जाकर आपको डैमेज किया जा सकता है तो उसकी रेंज कम से कम 12 मीटर के आसपास अगर होगी जो कि सैटेलाइट स्टेशन के द्वारा यूज होती है तो माइक्रोवेव की समाज में नहीं है। लास्ट संभावना अभी जो ये कह रहे हैं कि हिल से टकराया होगा जो फुटेज है वहां घिरा वहां तो ऐसी कोई फुटेज का ऑप्शन नहीं आपके चैनल पे वीडियो दिया आपने नहीं बिल्कुल नहीं हम हर चैनल लिख रहा है कि ये वीडियो एक अनऑथेंटिक सोर्स से आया है और ये वहां हो सकता है कोई दावा कर रहा है ये वही का ही है तो मुझे लगता है कि विदाउट इन्वेस्टिगेशन इतने बड़े मैटर में कहीं की आवश्यकता नहीं।
तो कम से कम अब तक तो आर्मी को भी बता देना चाहिए कि कहाँ गिरा और खा कौन गिरा है तो सब पता है, वो खा गिरा तो जैसे इश्यू किया वहाँ गिरा है, ये सबको पता है। वो जो फुटेज है वो ऑथेंटिक शायद नहीं, आप कह रहे हैं। नहीं, हम ये चल रहे हैं और अगर कोई चाइना ऐसा कह रहा है वो गलत कह रहा है क्योंकि हमारे प्रोफेशन में भी ऐसा नहीं कह सकते और ये मामला जैसे कई लॉजिकल चेक हम सबको अगर क्या हुआ है सरकार क्या उस क्रिकेट करने की जरूरत थी, हम सब डिबेट किया ना, क्योंकि हमको पता था कि इसमें जल्दबाजी की ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, दुख करना है और इसलिए कई चीजें हमको पता होने के बावजूद नहीं बतानी चाहिए और पता ऑफिशियल हुए बगैर बोलनी चाहिए। वो मान लिया, हत्या है, आप भी मानते हैं, मैं भी मानती हूँ। अब अंदरूनी ताकतों ने की, बाहरी ताकतों ने, दोनों मिलके की, कल इसमें आप हमें थोड़ा और प्रकाश डालिए। 6:30 बजे मैं स्पेशल आपके लिए रख रही हूँ। मैं मैं आपसे इस वक्त आपको कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे मेरी इतना बड़ा शेड्यूल क्या है या थोड़ा ठीक से बात करें हम जो भी हमें आगे आपको मानो जो से भी आपको समय सूट करेगा, हम उस अनुसार करेंगे क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि शिक्षा में क्या कहा जा रही है और आप बहुत बारीकी से एनालिसिस मेरी बात का गंभीरता से लेने का एक ही तक मैं आपको दूंगा। जो नाम लेकर मैं बोल रहा हूँ आपको डिस्कशन में नाम खुद का कोई एटलीस्ट मेरे जैसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति लिखने नहीं कर दिया। लोग मुझे मैंने वाले नाम लिए मुझे लोगों ने कहा सुरेश वीज़ा चला जाएगा, क्यों इन लोगों को कर रहे हो, आप जानते हैं कि टीवी और पब्लिक डोमेन में एटलीस्ट कोई ऑफिशियल जर्नलिस्ट अपनी ब्रॉडकास्ट स्टेशन ये बातें नहीं कर सकता। मैं जब कह रहा हूँ तो इसके पीछे की रिस्क मेरा स्वभाव भी है और मैं जिन चीजों पर आश्वस्त होता हूँ उस पर मैं सारे रिस्क आपको लेकर बोलता हूँ। इसे मैं बोल रहा हूँ, इसे मैं केवल एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं तर्क में मुझे लगता है कि ये होने की संभावना है। तो मान लिया आपकी बात और कल का मैं आपसे टाइम लूँगी एंड व्यूअर्स वी विल अनाउंस इट वेरी अर्ली टुमारो। प्लीज़ डू जॉइन अस। आई एम श्योर सुरेश जी बहुत और नए खुलासे लेकर आएँगे कल तक और कल का एनालिसिस जो है कि क्यों किसकी तरफ ये उंगली उठा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, लीगल ऑफ सस्पेंशन किधर जा रही है, इस सब को लेके सुरेश जी हमारे साथ फिर कल जुड़ेंगे। समय उनकी मर्ज़ी का होगा और उनकी सुविधा के अनुसार होगा। अभी आपको हम बहुत धन्यवाद के साथ विदा करते हैं। अभी कमेंट्स ले लीजिए। आपका धन्यवाद सारे दर्शकों का धन्यवाद, नमस्कार, आपका मुझे बिंदास बोलिए। जी, ज़रूर। और अभी देख लेते हैं हमारे व्यूअर्स क्या कह रहे हैं। Jagannath Yadav, all machines or weapons import from another country. Maybe possible mechanism can be controlled another people मतलब वो कह रहे हैं मनु कि सभी बाहर से आते हैं तो हमारा ही वेपनरी पे उनकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं। What do you have to say that? Well, I would like to say that a country like India, I think after so many decades, that about 80% of our central defense needs are imported, which is a very unfortunate commentary on governments that came before this particular government. It's very unfortunate, and ये ठीक ही बात है कि जो जो बनाता है उनको जानते हैं वो का vulnerability क्या है, strong point क्या है। अभी किसी भी सिस्टम जो कंट्री वो सिस्टम बनाता है जो जिस कंट्री का कंप्यूटर फैसिलिटीज और चिप्स सब उस वेपन में है तो उन लोग जानते हैं उनका vulnerability क्या है और यदि हमारे शत्रु को वो vulnerability बता दिया तो शत्रु ये तो आसान होगा वो वेपन मैच करने के लिए। तो ये बिल्कुल सही बात है। इस बारे में में मेड इन इंडिया टेक ऑफ करेगा। Will have one scale of 10 कहाँ है? well, as of now, it is about in 2014 it was around 2, now it's around 4.5. It's definitely making progress. It's making progress. In comparison to China, उनका scale of 10 क्या है? No, China is now about 8. 8. Yeah. So And they really ramped up the last about 20 years. And no, the very interesting thing was, why do airplanes keep crashing all the time? You were talking about this particular the question of laser and all that. I mean, I raise that possibility, frankly. In one particular, I crashed because it's amazing that we have such excellent pilots. We have, I mean, what is the problem? Why are they, why are so many crashes taking place? But the fact is that what is the findings are not shared with the public. But I mean, I presume some mechanism is in place to ensure that this kind of thing is minimized. But crashes should take place. That's suicide thing. Nobody said anything about anti-suicide. When it came to the public eye, possibly those who are responsible. Frankly, Madhu, I was also informed the name of the countries that are responsible for it. I'm not naming them. I've never named them because my sources told me to name them and our relationship is over. But they stopped obviously. After that, there were no deaths. So I mean, all I can say is every possibility is possible. That's all I can say, including the possibility that this was what's called a controlled flying inventory in which there was. नहीं वो thesis बार-बार बतलाओ, वो thesis बार-बार बतलाओ, हम नहीं मानने को तैयार उसको क्योंकि वो कन्विंसिंग नहीं है। आप जरा कंफाइन कर दो उसके साथ कंट्रोल फ्लाइंग। No doubt about it. Some design or something you're sure. I I think have been talking about the Sino-Wahhabi alliance and war in India for a very long time. yes. I think if you search the internet or wherever, one of the first talk about Cold War 2.0, where it was China and the Sino-Wahhabi alliance, which has been formed. I'm perfectly clear that if you talk about the needle suspicion, well, I mean, obviously the magnetic pull is towards that particular needle suspicion. But I only like to say that, as of now, at least the information I have, I mean, I have to still keep the other hypothesis open. I can't shut it. Or if we get more information, we can shut it. अच्छा ये देखिए एमडी कह रहे हैं पुतिन का यहाँ आना वो मैटर ऑफ चांस ये शायद उससे बहुत पहले से प्लान था। वेलिंगटन का इवेंट का इनिशिएशन इसने किया था। एटीएस में प्रेजेंट रहे उस वक्त या लास्ट 72 आवर्स सबका मॉनिटर और मधु जी मेरा बात ये है कि मेरा hypothesis ये है बिपिन रावत का जो साफ कह दिया एक साइनो-वहाबी नेक्सस है इस संसार में और इस नेक्सस जिसमें पाकिस्तान वहाबी लॉबी में एक अटूट अंग है, चीन लॉबी में भी एक अटूट अंग है। बिपिन रावत ने खोल कर बता दिया सारे भारतीय लोगों को कि देखो ये साइनो-वहाबी लॉबी है हमारा सबसे बड़ा शत्रु। Frankly, that particular lobby must have been extremely unhappy when the general said that the Sino-Wahhabi lobby is the biggest security threat. I fully agreed with him. I fully agree with him. I still know a lot of I mean, one has to admire his courage because not many people in government have been so outspoken as to openly say this. But what he said is a fact. And also Manu, Operation All Out in Kashmir. He was very determined
इवन दो टाइम एंड अगेन हमारे जनरल साहब के हाथ बांधे जाते थे, उनको रिस्ट्रेन करने की कोशिश की जाती थी, परंतु कश्मीर में वो बिल्कुल डेसिमेट करने को बिल्कुल रेडी थे। तो एक वो साइनो लॉबी जो आपने साइनो लॉबी, ये उसमें भी शामिल हो जाती है क्योंकि कश्मीर में अगर इंसान सफल हो जाता है डेसिमेट करने में। गुरु जी, मैं श्रीलंकन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्सा और महिंदा राजपक्सा जो प्रधानमंत्री है, मैं उनको अच्छी तरह जानते हैं। मुझे ओपन इन्विटेशन है उनके कि कभी आप चाहते हैं तो आप श्रीलंका आइए, और मैं कई बार वहाँ गया हूँ, और यूजुअली आई वोंट दिस थिंग समटाइम्स ऑन द इन्विटेशन। मैं देख लिया उस समय कितना प्रेशर था महिंदा राजपक्सा गोटाबाया राजपक्सा पर। उस समय गोटाबाया तो सेक्रेटरी था और महिंदा तो प्रेसिडेंट था। कितना प्रेशर था, देखो देखो देखो, नहीं मत करना, ये सिविल कैजुअल्टी है। सही बात है, टीटी को बिल्कुल आगे रख दिया, और और बिल्कुल आगे रख दिया ह्यूमन जीट्स, thousands of human beings। तो अमेरिका ने कह दिया, यूरोपियन यूनियन ने कह दिया, बहुत सारे कंट्री कह दिया, रोको रोको सीज़फायर दे दो। और बात तो ये है कि उन लोग को जब वो दिया, देखो कितने बार वो एलटीटी का चीफ को पकड़ना था और एलटीटी को खत्म करना था, और लास्ट मिनट में प्रेशर आकर सीज़फायर हो गया और एलटीटी दोबारा स्ट्रांग हो गया। इस बार हमको कोई किसी को नहीं मानेगा, हम पूरा काम खत्म करेंगे, एलटीटी को खत्म करेंगे, और प्रभाकरण का वो जो थ्रेट है वो खत्म कर देंगे, और वो खत्म कर दिया। बहुत बड़ा थ्रेट प्रेशर था। अभी भी कई राज्यों और राजपक्सा ब्रदर्स पर बोलते हैं ये ऐसा है वैसा है, बट उनका एक मसला है, they were determined to finish off their TT. When you begin the job of fighting something that is dangerous, if you leave it halfway, it will come back and finish you off. It has to be done completely. That was done by Rajapaksa Sri Lanka. I'm very sad to say there was a lot of collateral damage, and I'm very happy that the CDS was very it is done in Kashmir. I mean, I've been following Kashmir. देखिए, वो सिर्फ कश्मीर में नहीं, आप देखिए केपीएस गिल ने खालिस्तानियों को खत्म किया है, अब वापस आ रहे हैं। और मोदी सरकार ने वो जो बैंक थे एंट्री जिनकी कनाडा के खालिस्तानियों की, उनको ब्लैकलिस्ट से हटा के उनको वापस आने दिया, और देखिए कितनी जल्दी इन बॉर्डर पे खालिस्तानी खेमे और लश्करी टेंट लग गए, और उन्होंने सरकार को इतनी बुरी तरह से उसके घुटने टिकवाए और सही किया सरकार को। इसके अलावा नक्सलवादी भी, हम 1 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप्स बैकवर्ड करते हैं। अगर मुझसे पूछो, सवाल सिर्फ नक्सलवादी का नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी को बैन करना पड़ेगा, कम्युनिस्ट विचारधारा को बैन करना पड़ेगा। अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी को रहने देते हैं तो वो सब गुट मिल के, चाहे आपसी उनके झगड़े हो, वो सारे अपनी नक्सलवादियों के सपोर्ट में आए जाते हैं। When it comes to opposing the Indian state, wishing death to the Indian state, CPI, CPM, CPML और इतने जितने भी इनके गुट हैं आपस में झगड़े के बावजूद इकट्ठे हो जाते हैं। तो अगर सच में हिंदुस्तान को बचाना है, तो एक तो इस्लामाबाद खत्म करना बैन करना पड़ेगा, कोई भी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ एनी ह्यू, वो विचारधारा को बिल्कुल eliminate, decimate करना पड़ेगा। You can't allow them to fight elections, you can't allow them to come into power in Kerala, in West Bengal, in this state, in that state, because their openly stated aim is to destroy and break up the Indian nation. They never gone back to the अधिकार thesis. Now एक बार लिए हिंदू राष्ट्र तक के लिए helicopter crash may be acceptable, but why did cities and others use the parachute? ये उस सवाल आपको इसका आंसर है, would they not have had parachutes available for them? कैसा होता है हेलीकॉप्टर? It depends on the height, because it takes a particular height for a parachute to open. So you fall a particular number of hundreds of feet before the parachute opens. So it all depends on the height. And sometimes the height is not enough for a parachute. Even if there is a parachute, I really don't know what. देखिए, आप के बारे में कह रहे थे, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं तो 1980s में 1980s में कई बार पंजाब गए हैं। ये खालिस्तान एजिटेशन फुल स्ट्रीम में था, एजिटेशन फुल स्ट्रीम में था, और मैं जब दिखता पंजाब में, मुझे कन्विंस हुआ कि वहाँ के लोग in all communities they are solidly behind the tricolor, and they will not allow this Khalistan movement or separatist movement to succeed. Because as I ask so often, देखिए जी, इस राष्ट्र ने एक बड़ा गैलेंट कम्युनिटी, एक बहुत गैलेंट स्ट्रॉन्ग करेजियस कम्युनिटी को बिल्कुल खत्म कर दिया। पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान है। तो एक खालिस्तान लोग पाकिस्तान के पीछे चलता है, जो पाकिस्तान वो कम्युनिटी को कितना द्रोह किया। I agree that what happened in Delhi was criminal act. Hold it for a minute. हम ये जो बहादुर कम्युनिटी कह के उनका माथा घुमाए जा रहे हैं। फैक्ट इज पाकिस्तान ने केवल खालिस्तान पॉलिटिक्स के द्वारा अकाली दल कर सकता है। अकाली दल अब वो अकाली दल नहीं है जो अकाली दल 60 के दशक 70 और जो ड्रग माफिया है, जिसको बेहाल किया है, बदहाल किया है पंजाब के यूथ को ड्रग एडिक्ट बना के, शराब और ड्रग्स। इसके अलावा देखिए दिन दहाड़े अगर आप पंजाब बात जाते हैं, कितने सालों से हम देख रहे हैं सब गुद हुए पड़े हैं दिन दहाड़े लोग, they don't know what happening to them। तो वो जो बहादुर कौम ये वो खानिया पुरानी हो गई, वो मिलिट्री क्या बोलते हैं मिलिटेंट कम्युनिटी है। अंग्रेजों ने ये करना, ये तो मार्शल रेसेस अदर्स नॉट वगैरह वगैरह। लेट्स नॉट गो इनटू दैट, क्योंकि आज जो हाल सिख कम्युनिटी ने अपना किया है, आज जो हाल अकाली दल ने गुरुद्वारों का जो किया है, गुरुद्वारों पे कब्जा हमने दिया है खालिस्तानियों का। खालिस्तानी हम जानते हैं आयशा के पपेट हैं, नो मोर। तो क्या बहादुरी रह गई अगर आप खालिस्तानी बन गए, अगर आप ड्रग माफिया को फैसिलिटेट करते हैं? दो पीढ़ी हो आपने दबा कर दिया उनको, चिट्टा या जो भी आ रही है फ्रॉम द बॉर्डर। सो ऑनेस्टली आई थिंक वी शुड गेट रियल। थिंग्स आर बैड इवन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इंटरनल हेल्थ ऑफ सिख सोसाइटी। जिस तेजी से कन्वर्जन हो रहे हैं, ये बहादुर कौन होती है? जो कोई मुसलमान बन रहा है, कोई ईसाई बन रहा है। इस स्पीड से अगले 30 साल में तो आधे सिख हो गए होंगे, पगड़ी वही बांधे रहे, कोई क्रिश्चियन बन रहा है, कोई मुसलमान बन रहा है। सो पगड़ीधारी मुसलमान, पगड़ीधारी ईसाई, ये बताएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उससे कहते हैं कि नक्सल लॉबी
हवाला लॉबी, ये सब ऐसे कंट्रोल करता है और चीन का भी बड़ा हाथ है। स्मगलिंग, बहुत सारी स्मगलिंग होता है हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर में, हमारा बाकी कुछ बॉर्डर में बहुत सारे स्मगलिंग होता है, तो सब सही है और बहुत कुछ नार्को स्मगलिंग, बहुत कुछ ऐसा है और चीन पीले का हाथ भी है, वो तो सही बात है। बट मैं ये आपको कहता हूँ, देखो हम तो हमको एक लॉ था कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू ह्यूमन बीइंग्स adults should be will be completely made illegal, and for a long time it was made illegal, and the Supreme Court said no, it will not be made illegal. Or narcotics, they've got something called the Drugs and Psychotropic Drugs Act, a very draconian act. The most draconian narcotics act in practically every country except some countries that have automatic death penalty penalty. Hasn't stopped narcotics. अभी तो कह दिया ये तो पंजाब में जो एक्ट है वो लागू है और अभी भी उनका वहाँ नार्कोटिक्स है, अल्कोहल है, कितने स्टेट में प्रोहिबिशन था, अभी भी कई स्टेट में प्रोहिबिशन है और उसमें जो वहाँ प्रोहिबिशन है ये कौन कह सके कि देखिए तो वहाँ शराब नहीं है। बात तो ये है मधु जी, banning is frankly in many ways, in some situations yes, but in many situations it makes it more dangerous. No, I would not recommend ban. मैं तो ये कहूंगी कि खुली छूट दे देनी चाहिए। आप अपने खुद अपनी भांग उगाइए, बाज लीजिए, बाजार से मत खरीदिए। Absolutely, नहीं absolutely. जरूरी अब क्योंकि हजारों साल तक इस देश में लोग भांग का इस्तेमाल करते थे, उपयोग करते थे, Absolutely. कोई एडिक्ट नहीं बता था और कोई Absolutely. फाइन नहीं होता था उसकी वजह से। Absolutely. I खुली agree. छूट दे दीजिए, प्लीज ग्रो योर भांग, योर ओपियम इन योर बैकयार्ड, डोंट बाय इट। See, खरीदे ना पड़े। अगर इतनी सस्ती हो जाए ये इंटॉक्सिकेंट्स जितना समझ सकता है तो माफिया रहेगा नहीं, इंटरनेशनल सारा ट्रेड कोलैप्स हो जाएगा। ये सही। बैन करने की वजह से ही होता है कि पूरा माफिया ग्लोबल कार्टेल्स बन जाते हैं। वो आप पुशिंग ड्रग्स 6-6 साल के बच्चों को वो ड्रग बना रहे हैं। तो मैं बैन पे उसमें ये देखिए खबर अंडू वाइंड अप इस तरह देखिए जिस एम्बुलेंस में ट्रक आ रहा था, मेन आ रहे थे, ये खबर है कि उस एम्बुलेंस की भी एक्सीडेंट हुआ और पुलिस वालों को चोट आई। अब ये कैसे करते होंगे? क्या एम्बुलेंस के ड्राइवर की नशेड़ी थी? इस वजह से हुआ होगा। आप सोचिए क्योंकि वो अकेली तो हो ही नहीं, देयर मस्ट बी accompanied by security vehicles. CDI विपिन रावत क्या है समेत 13 अन्य लोगों के पार्थिव शरीर लाने एम्बुलेंस एक्सीडेंट। यही पुलिस वालों को। I think I don't have the heart to take any more shocks for tonight. For the moment, I think we have to wind up. Viewers, thank you for staying with us this long. This is a very depressing news. And tomorrow we hope to have more facts coming to us. At whatever time Sureshji is free, hopefully around 6 p.m. That tends to be his free time. In the meantime, please may I remind you to support and share links to this channel. Please do like, subscribe, share, and support our pledge channel. अभी तो छोट बच्ची है ये 2-3 महीने 2 महीने हुए शायद हम रेगुलर शो करते हैं and we seek your support in spreading the word and reaching it to as many people as you can. Thank you, Monu. I'll have you again on many other issues that you're passionate about. And let's hope the government does not keep a veil of secrecy on what happened. I think we need Manushi, to I would like to say, I 100% support what you said. You know, you are extremely courageous individual, and I can tell you that I have faith in the Indian people, and I have faith in the people of Punjab. I have faith in the people of Kashmir. I can assure you, this country will endure, and this country will succeed. And there may be temporary setbacks, there may be some terrible setbacks, but eventually the future belongs to India and its people. And you represent that, if I may say so, that courage extremely. Even though sometimes we disagree very often, but you represent that courage, and I'd like to thank you and congratulate you for that. Thank you. Thank you, Monu. Thank you. Our friendship has survived many differences, and even on this issue, we may have differed, but not really. Thank you very much for your support, and you've always been a good friend, and we've had many ideological battles and battles over issues, more or less on the same side of the fence. Do care for India, and for me, again, India comes first. Bharat comes first. India क्या है मुझे भी पता और बड़ी अनोखी लाइन खींची गई नशे पे इस देश के दुश्मनों द्वारा, इसलिए इस इंडिया से उतना मेरा लगाव नहीं है जितना भारतवर्ष से है, और मैं तो अखंड भारत की राजपल लेके जीती हूँ और उसी को सपना लेके अगला जन्म मेरा होने वाला है, अगले जन्म में न देखा मुझे साकार होते। So viewers, thank you very much. Shubh Ratri. Stay well and keep yourself well informed. Don't get carried away by all kinds of loose talk. Listen carefully, evaluate carefully और बहुत जल्दी निष्कर्ष में मत पहुंचे, और तैयारी एक लंबी लड़ाई की करनी चाहिए। इस वक्त की बहुत जरूरत है। इस देश के दुश्मन बहुत ओवर एक्टिव हो रहे हैं और उनकी मंशा साफ हो रही है, इसलिए कसम हमें पता है कि अंदर और बाहर दोनों दुश्मन क्या क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, वो अब छुपाते भी नहीं है। तो हमें भी उसका प्रतिकार करने के लिए पूरी तैयारी से प्रयास करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ शुभ रात्रि, जय हिंद। Jai Hind.